हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो नया टॉपिक है वो बेटा क्या है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहला वाला जो टॉपिक था वो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें फोर्स कितना अप्लाई होगा। बट वी ऑलरेडी नो दैट कि हम लोगों ने सिर्फ फोर्स नहीं निकाला था, वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, इसके अलावा रेडियस कैलकुलेट किया था, इसके अलावा टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, इसके अलावा हम लोगों ने पिच कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट की थी और दो केसेस लिए थे जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे, यानी कि मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो दोनों परपेंडिकुलर थे, और दूसरा केस वो जब परपेंडिकुलर नहीं थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, टाइम पीरियड निकाल लिया था। तो सबसे पहला बेटा रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्या मिला था, F जो मिला था Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, मूविंग चार्ज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच डिनोट्स that they are vector quantity. तो V B sin theta, if V and B are not perpendicular, if V and B are perpendicular then F is equal to QV B हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेटा हम लोगों ने बात कर लिया था फोर्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ फोर्स ही कैलकुलेट किया था। देखो मूविंग चार्ज में सिर्फ फोर्स नहीं होगा, चार्ज जब मूव कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि वो कितने दूर में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितने डिस्टेंस में फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो भी एक फैक्टर था। तो यहां पर देखो डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है। दूसरी बात कि फोर्स कम या ज्यादा करने पर टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो टाइम पीरियड यानी कि टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो वो चीजें भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। तो टाइम पीरियड बेटा जो कैलकुलेट किया था, टाइम पीरियड हमारे लिए कितना था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो b की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो ये फोर्स के फॉर्म में भी हो जाएगा। सो हियर वी कैन से the force or the time period is inversely proportional to the force। तो फोर्स जितना कम अप्लाई होगा बेटा, फोर्स जितना कम अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा वो मूव करेगा। चलो ये तो खैर केस था उस दिन वाले का, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा। अब फिर से आप कह सकते हैं सर हम लोग फोर्स क्यों निकालने जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग ओनली टू कैलकुलेट द फोर्स, क्योंकि फोर्स तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स F इज इक्वल टू QE होता है। सो वी आर नॉट गोइंग ओनली टू कैलकुलेट द फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स का फैक्टर है वो कितना डिस्टेंस तक कवर करेगा, यानी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं फोर्स। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की वजह से जो चार्ज डिस्टेंस कवर्ड करेगा उस डिस्टेंस को कवर्ड करेंगे। ड्यू टू दैट वी आर सेइंग फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट या हमारा चार्ज जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, और वो कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज जो इस केस में आपको समझना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूविंग चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक, तो उसका जो रिलेशन होता है बेटा, या जो उसका फॉर्मेशन होता है, इट इज काइंड ऑफ पैराबोलिक। ठीक, तो पैराबोलिक फॉर्मेशन आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पैराबोलिक फॉर्म में अगर हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर जो y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, x स्क्वायर के, या दूसरा कंपोनेंट z हो तो आप क्या कहेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, या आप कहेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के जेड स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो के आर स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर y का कंपोनेंट, अगर r का कंपोनेंट एक बढ़ा तो y का कंपोनेंट उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, z का कंपोनेंट एक बढ़ा तो y का कंपोनेंट उसके स्क्वायर टाइम्स, इन द सेम वे x का कंपोनेंट एक बढ़ा तो y का कंपोनेंट उसके स्क्वायर के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मेशन होता है, पैराबोलिक फॉर्मेशन होता है। तो हियर
जो फोर्स होता है, यहां पर जो भी फॉर्मेशन होगा मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या होगा, पैराबोलिक ही होगा। तो चलो बेटा कंसीडर कर लेते हैं। हमने कहा कंसीडर प्लस क्यू चार्ज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन लिखने का पर्पस है बेटा, आप कोई चार्ज लेंगे तो वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि कोई चार्ज है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलो ठीक है, इससे पहले क्या कंडीशन, चार्ज मूव कराएं, तो हमने कहा चार्ज यहां पर होगा, कहीं भी होगा, चार्ज मूव कर रहा है। लेकिन द थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की बात कह दी कि एक्स डायरेक्शन में कोई चार्ज है, अभी डिनोट कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इट इज ऑब्वियस, आपके पास मेटेलिक प्लेट्स होने चाहिए। तो हमने कहा बेटा कंसीडर देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स, कंसीडर देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज निगेटिवली चार्ज। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज निगेटिवली चार्ज। तो हमने कहा कंसीडर, क्या करें, फिर से और कंसीडर कर लें, कंसीडर टू मेटेलिक प्लेट्स having charge, having पॉजिटिव, कौन सा वाला बेटा, अपर प्लेट, एंड निगेटिव चार्ज, कौन सा प्लेट, लोअर प्लेट। तो देखो अब यहां पर मैंने कह दिया कि भाई पॉजिटिव वाला चार्ज कौन सा है, अपर प्लेट है। तो ये वाला हमारे लिए बेटा क्या हो गया, ये अपर प्लेट हो गया, ये क्या हो गया, अपर प्लेट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, लोअर प्लेट हो गया। इन दोनों के बीच इट इज ऑब्वियस कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो देखो हमने क्या काम किया, अपर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज दे दिया, लोअर प्लेट को निगेटिवली चार्ज दे दिया। तो इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये तो आपको अच्छे से पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो है बेटा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट्स। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बिटवीन अपर प्लेट्स एंड लोअर प्लेट्स विल बी यूनिफॉर्म। बट क्या ये सच है कि बिल्कुल, हाँ आप जो सोच लें बेटा, आपने कहा कि ठीक है यूनिफॉर्म, तो क्या यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म होता था, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या पढ़ा था कि सेंटर में सबसे ज्यादा होता है, एजेस पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो फिर से अगर आप थोड़ी बहुत है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला केस याद करेंगे, तो मैंने बताया था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉजिटिव सरफेस विल बी हायर एज कंपेयर टू निगेटिव सरफेस। तो निगेटिव एंड की तरफ आप जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव एंड पर होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है। एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr या माइनस डेल V अपॉन डेल R। तो बेटा जब जान गए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एट द एजेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी वैरी, ठीक। तो बुक में अगर यूनिफॉर्म लिखा है तो उसको मानकर चलिए, मगर ये याद रखना कि कहीं पर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो आप तुरंत ध्यान देना बेटा जो एंड है वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी ये इतना केसेस आप कह सकते हैं, यहां से यहां तक ऐसे ले लें हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। चलो ठीक है, तो ये हो गया केस।
अब क्या करा बेटा, कंसीडर पॉजिटिव क्यू चार्ज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो दो डायरेक्शन हो सकते हैं बेटा, एक एक्स डायरेक्शन ये मान लेते हैं और एक वाई डायरेक्शन ये मान लेते हैं। तो हमने कहा कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज यहां पर था, कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां पर था। इनिशियली वो कहां पर मूव कर रहा है बेटा, एक्स डायरेक्शन में। कहां पर मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन। देखो एक्स डायरेक्शन ये हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस लिख देता हूं, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस हो गया। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, तो हमने कहा बेटा कि सपोज ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, यहां तक हो गया। लेकिन ये जो मूव कर रहा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर नहीं हुआ है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या हुआ है, एंटर नहीं हुआ है। तो बेटा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ये क्या होगा, अब एंटर करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ये एंटर करेगा। सो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हमारा चार्ज है एक्स डायरेक्शन में जब एंटर करेगा, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमारा चार्ज इंटर करेगा, क्या हो जाएगा, एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा, क्या कहा बेटा, व्हेन चार्ज, क्या कहा, व्हेन चार्ज एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को ऐसे लिख देता हूं, इन ई रीजन with velocity v, a force act। अब देखो सबसे पहली चीज, अब दिमाग लगाओ बेटा, फोर्स जो एक्ट होगा, कितने कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो अब जो फोर्स एक्ट करेगा वो एक्स कंपोनेंट में अप्लाई होगा या वाई कंपोनेंट में अप्लाई होगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सोचो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा? जो फोर्स अप्लाई होगा वो वाई कंपोनेंट में अप्लाई होगा। क्यों होगा ये तुरंत बताता हूं मैं। तो वेलोसिटी v, ए फोर्स एक्ट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, कह सकते हैं अलोंग वाई या अलोंग, ये हो गया ओ एक्स, तो ये हो जाएगा ओ वाई। सो अलोंग ओ वाई एक फोर्स एक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब ये आ गया बेटा, तो मैंने क्या कहा, इसका जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप समझ जाइए क्या हो जाएगा, ये ऐसे एंटर करेगा और इसका जो फॉर्मेशन है वो पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहां पर एंटर किया और ऐसे चला गया, क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा बनाना है आपको तो ये ऐसे होता है पैराबोला। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। नाउ ये मान लेते हैं ओ। ठीक, तो जाना बेटा चाहिए था ऐसे, लेकिन कंपोनेंट किसकी तरफ चला गया, वाई की तरफ कंपोनेंट चला गया। तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सोचें, देखो मान लो ऐसे मैं खींच रहा था, ये ऐसे जा रहा था फोर्स, ये सडनली जा रहा था ऐसे 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 और यहां पर एक फोर्स आ गया, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो गया। उसने क्या काम किया, वाई की डायरेक्शन में इसको टर्न कर दिया। तो वाई की डायरेक्शन में टर्न करने का मतलब ये नहीं हो गया कि ऐसे जा रहा था और ये बिल्कुल ऐसे हो गया, नहीं। जो फोर्स एक्ट हुआ है वो वाई डायरेक्शन में एक्ट हुआ है। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्यों नहीं एक्ट हुआ, ये देखो। मैंने कहा बेटा ये जो वेलोसिटी मूव कर रहा था ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक, तो जब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो चार्ज की वेलोसिटी होगी, वो वैरी करेगी या यूनिफॉर्म होगी, वैरी करेगी या यूनिफॉर्म होगी। इट मस्ट बी यूनिफॉर्म। वैरी कैसे करेगी, क्या आप किसी चीज से पुश थोड़ी ना कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसको एक बार चार्ज को एंटर करा दिया, यानी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करा दिया है। और जब वेलोसिटी के साथ मूव करा दिया तो ये अपने आप मूव करते हुए जा रहा है।
इसका मतलब ये हो गया कि द चार्ज इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया तो हमारे लिए फोर्स बराबर कितना होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। So at final position and at initial position in the x direction the velocity remains constant, सिर्फ x direction में। I am not talking about the y direction। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो y direction में कोई velocity थी ही नहीं, y direction में velocity थी नहीं, ये यहां पर जा रहा है x direction में, अब y direction में हुआ है। समझ में आ गई बात? So the acceleration will be zero along x डायरेक्शन। तो बेटा ये क्या हो गया, a बराबर 0 हो गया, देयरफॉर fx बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा अ फोर्स एक्ट इन y डायरेक्शन अलोंग OY। ठीक है, और जो x के डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूं नो फोर्स एक्ट अलोंग x डायरेक्शन। क्यों एक्ट नहीं करेगा, क्यों एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ax बराबर 0 है बेटा। अब एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन y डायरेक्शन। सो वैल्यू ऑफ द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू FQE। क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द फोर्स ड्यू टू द चार्ज along the y direction is F is equal to QE। ठीक है, which will be downward, which will be downward। ओके, तो अब यहां पर बात करते हैं बेटा कि यहां पर जो along डायरेक्शन है ax is equal to 0 हो गया। What we have to calculate? We have to calculate, either we can say we have to tell about the velocity कि भैया यहां पर velocity v था, अब यहां पर आ गया तो velocity क्या हो गया। ठीक है, पहली बात तो फोर्स बता दिया ना, फोर्स तो F is equal to QE हो गया, लेकिन उस फोर्स की वजह से ये जो चार्ज है कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा, कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड करेगा। दूसरी चीज बेटा, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा उस डिस्प्लेसमेंट को कवर्ड करने के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक, अब तीसरी चीज कि x के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा, y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा F इक्वल टू QE हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने कहा सपोज स्मॉल m इज द मास ऑफ मूविंग चार्ज। तो बेटा हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। हेंस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन m। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन m और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE अपॉन m हो जाएगा। And this acceleration acts only in y direction, not in x direction, because the acceleration in x direction is 0. So you have to remember that the velocity is constant, due to that acceleration in the x direction is 0. Hence the force or the acceleration will be applied only in y direction. तो बेटा ये तो acceleration मिल गया है, किसके लिए है, आप चाहे तो यहाँ छोटा सा y बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना लिख लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, उसके बाद हम लोग बात। ओके, तो लिख लिया। ठीक, तो हम लोगों को क्या मिला बेटा, फोर्स बराबर जो मिला है वो क्या मिला है, फोर्स इज इक्वल टू QE मिला है, और A बराबर क्या मिला है, A बराबर जो हम लोगों को मिला है QE अपॉन m मिला है। ठीक, तो अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है आपको पता है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वाई डायरेक्शन यहां से देख लो बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए द फोर्स विल बी एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स
अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस, क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आ जाएगा। तो कहां पर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, अपवर्ड। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड। किसकी वजह से, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या काम करते हैं, इसके अलावा जो ये x कंपोनेंट है और जो ये y कंपोनेंट है, दोनों क्या करते हैं बेटा, सेपरेटली डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब x कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों सेपरेटली डिस्कस करते हैं। लेकिन जो टाइम लगेगा वो x कंपोनेंट की तरफ जाए या y कंपोनेंट की तरफ जाए, वो क्या हो जाएगा। अगर इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पर बेटा x कंपोनेंट में इतना डिस्टेंस और y कंपोनेंट में इतना डिस्टेंस। तो हमने कहा भैया x डिस्टेंस निकाल लेते हैं, y डिस्टेंस निकाल लेते हैं और टाइम क्या कर दे, सेम कर दे। तो सेम टाइम के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर कर ले सकते हैं। तो वही काम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बहुत सही। तो हमने कहा बच्चा कि लेट अस कंसीडर x एक्सिस एंड y एक्सिस सेपरेटली। क्या करें, सेपरेटली डिस्कस कर लें। तो अब देखते हैं बेटा, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, पूछने नहीं चाहिए, लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट along x direction acceleration is equal to 0 and initial velocity बेटा हम लोगों ने v ही मानी है, u कहीं नहीं माना है मैंने। ठीक, इससे पहले कहीं भले हो तो चार्ज जहां से मूव कर रहा है, स्टार्ट किया हमने कहा द चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैंने v मान लिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी बराबर क्या है, v है। तो ये हो गया बेटा 0। ठीक, इक्वेशन क्या लिखते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x के कंपोनेंट के लिए x लिख देंगे, y कंपोनेंट के लिए y लिख देंगे। हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अपॉन v। तो फोर्स बराबर q इंटू a को पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन और इसको मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। ये हो गया। सो बेटा टाइम ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब क्या कहा मैंने बेटा, मैंने कहा अलोंग वाई डायरेक्शन। देखते हैं क्या होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन या अलोंग वाई एक्सिस। वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू द फर्स्ट थिंग दैट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखा हमने, हाफ ए टी स्क्वायर ये लिख दिया बेटा। देखो अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, v वेलोसिटी के साथ। इनिशियल वेलोसिटी किसकी तरफ था, x की तरफ। क्या y की तरफ कोई वेलोसिटी था, नहीं था। तो ये क्या है, सिर्फ v x डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में v y इनिशियली क्या था बेटा, 0 था। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं। मूव किसकी तरफ कर रहा है बेटा, मूव जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन की तरफ कर रहा है। तो हमने कहा कि द ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ओनली इन x डायरेक्शन, ड्यू टू दैट दिस वेलोसिटी u इज 0 बिकॉज चार्ज initially moving only along x axis। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया, 0 हो गया। हेंस y बराबर क्या मिल गया, 1/2 at स्क्वायर। क्या मिल गया, 1/2 at स्क्वायर मिल गया। ये मिल गया इक्वेशन।
अब दूसरी चीज बेटा, मैंने कहा कि x पॉइंट पर यहां मान लिया और y पॉइंट पर यहां मान लिया, तो देखो x और y पॉइंट मैंने कहा किसी t पॉइंट पर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग को क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 1/2 a, t की वैल्यू कितनी, x अपॉन वी, ड्यू टू दैट t स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर हो गया। ये मिल गया y की वैल्यू। सो क्या कह सकते हैं बेटा, यहां से हम y इज इक्वल टू 1/2 a x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, ये क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, y की डायरेक्शन पर डिपेंडेंट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई 1/2 a अपॉन v स्क्वायर अगर हटा दें या इसको हम कांस्टेंट मान लें कि फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा, हमेशा जितना वेरी करते जाएंगे उसी हिसाब से वो फिक्स्ड रहेगा। क्या फिक्स्ड रहेगा, जैसे जैसे v वेरी करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन वेरी करेगा। ड्यू टू दैट 1/2 a अपॉन v स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब 1/2 कांस्टेंट हो गया तो क्या कह सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, हिंस y बराबर क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर हो जाएगा। और k की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2 a अपॉन v स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, सो दिस इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट्स, दिस इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट्स दैट इफ वी विल इंक्रीज वन कंपोनेंट ऑफ x, if we will increase one component of x, then the y component will be increases square times of the x component। तो बेटा x को अगर 1 इंक्रीज किया तो y क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। x को 2 इंक्रीज किया यानी x बराबर 2 रखा तो y क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। x को 3 रखा तो y क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। सो दिस इक्वेशन क्लियरली इंडिकेट्स दैट द ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड पैराबोलिक। तो ट्रेजेक्टरी पाथ जो हो रहा है बेटा वो क्या फॉर्म कर रहा है, पैराबोलिक फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पैराबोला हो गया। अब दूसरी चीज, अब यहां से एक और चीज देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 1/2 a x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर है, दिया हुआ है। ठीक है, हमने कहा बेटा इसकी वेलोसिटी को कम कर दें, v की वेलोसिटी को कम कर दें। अब ऐसे समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है पूरा, ऐसे ये वेलोसिटी आ रहा है, ये आया यहां से धीमे धीमे आ रहा है, ये आया तो क्या हो जाएगा, y की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक, अब यूं समझ लो आप कि क्रिकेट खेल रहे हैं आप, किसी ने बॉल फेंका, आपने पकड़ा, यूं पकड़ के धीमे से नीचे ले आए। दूसरे बंदा आया, उसने कहा मैं इतनी तेज धीमे नहीं फेंकूंगा, तो उसने क्या काम किया, तेज से फेंका। तो थोड़ी तेज से फेंका तो क्या काम किया आपने, जल्दी से पकड़ना चाहा, यानी कि ऐसे यूं पकड़ा और किसी वाई डायरेक्शन में अगर आप आ रहे थे तो कोशिश किया कि उसी डायरेक्शन में आ जाए। बट आप क्या कर सकते हैं, स्मूथली ऐसे नहीं आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सडनली पकड़ना पड़ा है। अब वही काम तीसरा बंदा आ जाए, उसने कहा मैं बहुत तेज से फेंकूंगा, तो जब उसने बहुत तेज से बॉल फेंकी बेटा तो क्या हुआ, पता चला आप बॉल ही मिस कर गए, बॉल ही मिस कर गए, यानी बॉल को आप कैच ही नहीं कर पाए। तो यहां पर भी वही केस हो रहा है बेटा कि अगर वेलोसिटी कम है तो y की तरफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी अगर बढ़ाते चले गए तो y की तरफ डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। आपने वेलोसिटी बहुत तेज कर दी, मींस यू हैव थ्रो द बॉल और द चार्ज मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ चार्ज को थ्रो आउट कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर इनफाइनाइट हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट बराबर 0। तो क्या कह सकते हैं कि अगर किसी बॉल को इनफाइनाइट या किसी भी चार्ज को, ये जो चार्ज है, अगर इस चार्ज को इनफाइनाइट स्पीड से ट्रैवल करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा y के अलोंग वो 0 हो जाएगा और चार्ज यू इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करके चला जाएगा। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्या करेगा,
पार करके उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो वेलोसिटी कम होने का मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब डिफ्लेक्शन कम। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्या डिस्कस करते हैं कि भैया वेलोसिटी यहां पर ये है, यहां पर v वेलोसिटी है। ठीक है, तो इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, जल्दी से लिख लो, थोड़ा सा कुछ मुझे लिखना है। तो दो वेलोसिटी क्या ऐसा है कि नहीं है, ये आप सोचिए तब तक कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में बेटा चार्ज एंटर करेगा, ये वाला जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब एंटर करेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो जाएगी? देखो जो भी कंपोनेंट थे यहां तक इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने v ही माना है। x इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं होता है वो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है उस इक्वेशन में। तो हमने जो इक्वेशन ली है इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसमें इनिशियल वेलोसिटी, तो भाई एक बार x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी v, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0। बट व्हेन द चार्ज एंटर्ड इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी? तो क्या ये वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी या वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी? हाँ, क्या करना चाहिए? ओके ठीक है, कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया, जिन्होंने भी बताया वो अपने मन में बताया। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो हमने कहा ये चार्ज जैसे गया, ये चार्ज यहां इंटर किया, फोर्स एक बेटा अप्लाई हो गया, F इज इक्वल टू क्यू ई। कहां पर? अपवर्ड डायरेक्शन में। भैया जो फोर्स अप्लाई था एक्स डायरेक्शन में वो तो है ही। एक फोर्स कहां पर अप्लाई हो गया? वाई डायरेक्शन में, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई। तो जब फोर्स इंक्रीज हो गया सो वेलोसिटी क्या हो गई? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हेंस वी कैन से if force increases then the velocity increases। तो मैं कह सकता हूं कि when charge entered into the region of electric field velocity of the charge will be increases। velocity of charge क्या हो जाएगा बेटा? will be increases, पहली चीज। so we can say v is greater than v dash। यहां पर जो वेलोसिटी हुई v डैश हो गई। ठीक, ये हो गया बेटा। अब क्या करेगा कि जब आपका चार्ज यहां तक आया, इसके बाद there is no electric field region, so after crossing the electric field region, after crossing electric field region, velocity फिर से क्या होगी? वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आइदर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स उसको डिक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जब कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है मींस द चार्ज मूविंग फ्रीली। तो जब चार्ज मूव कर रहा है फ्रीली मींस द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो आफ्टर क्रॉसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वेलोसिटी will remain constant, will remain constant, that is v dash। तो इनिशियल वेलोसिटी और जो बाहर आके वेलोसिटी हुआ है बेटा वो भी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, जब ये यहां पर था तो पैराबोलिक पाथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के लिए पैराबोलिक पाथ है। व्हाट अबाउट आफ्टर क्रॉसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन? तो बेटा जब जैसे आफ्टर क्रॉसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट while ट्रैजेक्टरी पाथ विल बी क्या हो जाएगा बेटा? कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स जब एक्ट नहीं कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो फ्रीली मूव करने का मतलब क्या होना चाहिए? वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। तो इसके बाद जो बेटा रीजन होगा वो क्या हो जाएगा? जो ऐसे आया फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज इसके हिसाब से क्या होता? ऐसे आया, ऐसे ऐसे और
ऐसे जाता, ठीक है, पैराबोलिक पाथ में। तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यहां के बाद खत्म हो गया, तो ये बिल्कुल सीधे चला गया, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। सो व्हाइल ट्रेजेक्टरी पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ओके। ये चीज आपको बेटा कंफर्म हो गई। तो हम लोगों को दो चीजें कंफर्म हो गई। अब तीसरी चीज भी बात कर लेते हैं कि अगर ये चार्ज बेटा क्या हो जाए, निगेटिव चार्ज हो जाए, प्लस क्यू चार्ज के बजाय मैं क्या ले लूं, माइनस क्यू चार्ज ले लूं, तो मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऐसे। फोर्स जो एक्ट करेगा डाउनवर्ड करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा इफ चार्ज इज माइनस क्यू, फोर्स विल बी डाउनवर्ड, सो द फोर्स अप्लाइड विल बी डाउनवर्ड। बाकी ये जो है बेटा, ये जो फॉर्मेशन है ये क्या होगा, पैराबोलिक ही होगा, सब कुछ होगा, क्वांटिटी यानी कि जो आपका मैग्नीट्यूड मिलेगा सब सेम मिलेगा। बस फर्क क्या मिल जाएगा आपको कि पहले ऐसे जा रहा था बेटा, पॉजिटिव के लिए आप कह सकते हैं कि ये ऐसे है, और निगेटिव के लिए क्या है, ऐसे है। अब देखो अगर मैं इसी चीज को यूं पलट कर बना दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए है, और ये क्या है हमारे लिए, निगेटिव के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या एग्जैक्टली बन रहा है, ऐसे देखो पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस वही पैराबोला है, ठीक। तो ये हो गया हमारे लिए निगेटिव के लिए, और क्या, ठीक है जाने दो, क्या बनाना है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये हो गया और ये हो गया, तो ये प्लस क्यू है बेटा, और ये क्या है, माइनस क्यू है, ओके। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता हो, ठीक। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक। ये तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या इसके बाद का पाथ जो होगा वो कैसा होगा, ठीक। या हम लोग जब वेलोसिटी v इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा। वैसे मैक्सिमम वेलोसिटी आप जानते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टीन ने तो पोस्टुलेट्स दिए थे, उसमें एक पोस्टुलेट ये भी था कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड में मूव नहीं कर सकता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।